ओके, सो बच्चों आज बढ़ेंगे हम इलास्ट्रेशन नंबर 13 प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है उसमें इलास्ट्रेशन नंबर 13 में देखिए क्या लिखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इन द फर्स्ट प्लेस इन ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लेटर ऑफ द वर्ड रुतुआ। अच्छा ठीक है, पहले इसको तो समझ लेते हैं कि सर अरेंजमेंट किस तरीके से करते थे। अब यहाँ थोड़ा सा 11th की बेसिक्स की आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए कैसे, जैसे मान के चलिए आपको एक वर्ड देता हूं सूरत, ठीक है, और मैंने इसको बोला कि भाई ये वर्ड को मुझे अरेंज करके दो, ठीक है। तो हम इसको कैसे अरेंज करते थे कि भाई 5 लेटर है, 1 2 3 4 5, देखो ना 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 5 लोग को अरेंज करना है तो कोई भी इधर उधर हो सकता है ना, कोई भी पर्सन यहां से यहां, यहां से यहां, जैसे एस यहां भी रह सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यू यहां भी रह सकता है, मतलब अरेंजमेंट ऐसा वैसा हो सकता है। तो ठीक है, तो अरेंजमेंट के लिए हम ऐसा लिखते थे 5P5, 5 लेटर को अरेंज करना है ना, तो 5 लेटर को अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या रहते थे, टोटल आउटकम्स क्या होंगे 5P5। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। मैं समझ लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं, ANT, एंट, एंट को अरेंज करना है, इस वर्ड को अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, 1 2 3, 3 जगह है ना, 3 लोग हैं, ए है, एन है, टी है, ये तीनों इधर उधर हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा टोटल पॉसिबल आउटकम का 3P3। ये हमारा हो जाएगा कि टोटल मैं इतने तरीके से इनको अरेंज कर सकता हूं। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। P को यूज करते हैं, ये जो P दिख रहा है ना आपको, P का यूज करते हैं हम अरेंजमेंट के लिए, और C का यूज करते हैं हम सिलेक्शन के लिए। अगर कहीं ऐसा दिया होता ना कि 10 आदमी है, उसमें से आपको 2 को सेलेक्ट करना है ना, तो वहां पे हम किस चीज का यूज करेंगे, C का यूज करेंगे। फिलहाल हम P पे ही रहेंगे क्योंकि हमको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। वैसे तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको 11th की चीजें क्लियर है, बट एक बार मैंने आपको रिकॉल करा दिया कि इस तरीके से हमको करना रहेगा। ठीक है, चलिए यहां आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। लिखा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इन द फर्स्ट प्लेस। किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है, जिसमें आर कहां होना चाहिए, पहले प्लेस पे होना चाहिए, है ना, इन द ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लेटर ऑफ द वर्ड रुतुआ। ये जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला है वो तो बाद की बात है, पहले ये तो देख लूं कि रुतुआ को अगर अपन अरेंज करेंगे, जैसे देखिए कितने लेटर्स हैं, 5, R U T V A, 5 लेटर है ना, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को अगर मुझे अरेंज करना है तो हमारा n क्या हो जाएगा 5P5, 5P5 मतलब 5 को 5 बार पीछे खींचिए, 5 4 3 2 1, मेरे पास टोटल कितने रास्ते थे भाई, 120। इसको रुतुआ को अरेंज करने का मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन थे, 120। देखिए भाई आपका अगर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं है तो ये सारे टेंशन होंगे, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। ठीक है, रुतुआ को हमको टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, लेकिन प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एम भी निकालना पड़ता है, एन भी निकालना पड़ता है। ओके, तो एम कैसे निकलेगा, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इन द फर्स्ट प्लेस। यहां लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting R in the first place is equal to, मैं इसको कुछ कंसिडर कर लेता हूं, कुछ भी मैं कंसिडर कर सकता हूं, कंसिडर कर लेता हूं A। इस इवेंट का नाम मैंने क्या लिख दिया, A, है ना, मतलब R फर्स्ट प्लेस पे आने के पॉसिबिलिटीज को मैंने क्या लिख दिया, A। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते चलेंगे, है ना। तो A कहां गया, ओके, सो बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, ये तो हो गए हमारे टोटल पॉसिबिलिटीज, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करने बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर इन द फर्स्ट प्लेस। अब टेंशन यहां पे है, आर एट द फर्स्ट प्लेस, 5 जगह था हमारे पास, 3 4 5 बराबर। इस प्लेस पे हमको एकदम स्पेसिफिक बोला था कि आर को रखना है हमको, बराबर, मतलब 5 लोगों में से एक आदमी, मतलब आर को इधर उधर नहीं भटकाना, आर को यहीं पे मैनेज करना है, तो यहां पे हमको लिखना रहेगा 1P1, एक आदमी एक जगह के लिए फिक्स हो गया, इनटू, ये मैं m निकाल रहा हूं, ये m का वैल्यू आ रहा है,
ठीक है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी पूछा उसका वैल्यू निकाल। पहले तो हमने रुतबा को टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो निकाल लिया, क्योंकि n चाहिए रहता है हमको। अब हम m निकाल रहे हैं, जो कंडीशन बोला उसने, तो उसने बोला कि r पहले प्लेस पे रहेगा, उसका कितना तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी वो बताओ। बाकी के 4 प्लेस पे कोई भी कंडीशन नहीं था, तो बचे हुए 4 लोग, r को हमने फिक्स कर दिया, बचा हुआ 1 2 3 4, ये चारों इधर उधर हो सकते हैं ना, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 4p4, 4 लोगों को अरेंज करने के लिए 4 प्लेस, 4p4 सॉल्व करेंगे। 1p1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 4p4 का वैल्यू तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 24। आई होप कि लॉजिक समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं, p ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n, दैट इज 24 अपॉन 120, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो बच्चों, इसी के बेस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये आपको सॉल्व करके देना रहेगा। ठीक है, देखिए एक वर्ड है सूरत, सूरत को अरेंज करना है ना। मैं प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, आपको m भी चाहिए n भी चाहिए, मतलब जो मैं कंडीशन दूंगा वो अपना m बनेगा और टोटल पॉसिबिलिटी हमारा n बनेगा। आप मुझे कुछ इस तरीके से अरेंज करके देना जिसमें कि s हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, बाकी के जो 3 पोजीशन है वो छोड़ दो, और लास्ट में t पोजीशन, t के लिए लास्ट पोजीशन फिक्स होना चाहिए। s के लिए फर्स्ट पोजीशन फिक्स करना और t के लिए लास्ट पोजीशन फिक्स करना। इसका मुझे आंसर बताना कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी आएगा। ठीक है, सूरत वर्ड को अरेंज करना है जिसमें कंडीशन मैंने आपको क्या दिया, s हमारा पहले पोजीशन पे होना चाहिए, t हमारा लास्ट पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे आंसर में p ऑफ a करके जो भी कमेंट बॉक्स में होगा आप आंसर करके देना मुझे। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए आंसर है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों अब हम ध्यान देंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ। क्या लिखा है देखिए, पूरा खेल क्वेश्चन का है। ठीक है, देख लीजिए, 4 मेल एम्प्लॉइज, यहां पे लिख लेता हूं 4 मेल ना, M1 M2 M3 M4 बराबर, एंड 2 फीमेल एम्प्लॉइज दैट इज F1 F2। ठीक है, इतने लोग हैं वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर सेंट 1 by 1 फॉर द ट्रेनिंग, है ना, उनका ट्रेनिंग चल रहा है तो उसमें एक एक करके उनको जाना है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 फीमेल एम्प्लॉइज गो सक्सेसिवली फॉर द ट्रेनिंग। तो हमको किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो तो बाद की बात है। पहले तो मेरे पास टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं वो निकालूंगा। देखिए भाई, मेरे पास कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 लोग थे, तो 6 लोगों को अगर मुझे अरेंज करना है, मैं मार्कर चेंज करता हूं, 6 लोगों को अगर मुझे अरेंज करना है, इन लोगों को सबको ट्रेनिंग के लिए भेजना है ना। मान लो मैं बैठा हूं, मुझे बोला कि भाई ये लोग को एक एक करके भेजना। ठीक है, तो एक एक करके भेजना मतलब 6 लोग, तो n का वैल्यू हो जाएगा 6p6। बात समझ में आ रहा है, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6p6, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये और ये ध्यान दीजिएगा, ये नंबर को इतने बार पीछे खींचने का है ना, तो 6 को हमने कितने बार पीछे खींचा, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, है ना। आंसर करोगे तो आएगा आपका 720। ये हमारा क्या आ गया n। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन पे। क्या कंडीशन दिया था भाई कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 फीमेल एम्प्लॉइज गो सक्सेसिवली। लड़कियों ने जिद पकड़ लिया कि भाई मैं जाऊंगी, उसके बाद मेरी दोस्त ही जाएगी ट्रेनिंग करने, या वो जाएगी उसके बाद मैं ही जाऊंगी ट्रेनिंग करने, तो m का कुछ कंडीशन फंसना शुरू हो गया, है ना। n तो निकल गया, टोटल 6 लोग हैं हमारे पास, तो 6 लोगों को भेजने का जो भी टोटल पॉसिबिलिटी हो सकता था वो हमने कर दिया। अब बारी आती है कि m क्या, m का मतलब क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो बोला कि 2 फीमेल एम्प्लॉइज गो सक्सेसिवली, मतलब ये जो 2 लड़कियां हैं ना, ये जो 2 लड़कियां हैं, ये बोली कि हम एक दूसरे के मतलब F1 जाएंगे तो उसके जस्ट बाद के ट्रेनिंग के लिए F2 जाएगा, या तो F2 जाएगी तो उसके जस्ट पीछे कौन जाएगा, F1 जाएगा। तो मतलब मेरे को कितने लोगों को अरेंज करना है, ध्यान दीजिएगा, मेरे को कितने लोगों को अरेंज करना है, 1 2 3 4 5,
ये दोनों को तो एक ही जगह, जहां पे F1 को खड़ा करूंगा तो वहां तो F2 अपने आप चला जाएगा ना, है ना। तो कंडीशन मेरे को क्या दिया गया, F1 और F2 दोनों साथ में रहेंगे, मतलब मुझे 5 लोगों को ही अरेंज करना है। लिखूं 5p5, 5 ही लोगों को अरेंज करना है ना। देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5p5 इंटू 2p2। अब सवाल आएगा कि 2p2 क्यों लिखे सर? तो 2p2 इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा यहां पे ऐसा भी हो सकता है, F1 F2 दिया है तो F2 F1 भी तो हो सकता है ना। मान लीजिए ये सुशीला है, ये सुनैना है, ठीक है। तो सुशीला पहले गई तो बाद में सुनैना जाएगी, या तो सुनैना पहले गई तो बाद में सुशीला जाएगी। तो ये दोनों तो आपस में इधर उधर, मान लीजिए ये है एक ही यूनिट, इसीलिए तो मैंने 5p5 लिखा, है ना। लेकिन बाद में अपने को ये भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि F1 F2 की जगह पे F2 F1 भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए हमने क्या कर दिया 2p2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 5p5 का वैल्यू आता है 120, 2p2 का वैल्यू आएगा 2, दैट इज ये हमारा हो जाएगा 240। सॉल्यूशन करेंगे, p ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 720, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सो बच्चों, आई होप कि इलस्ट्रेशन नंबर 14 आपको क्लियर हुआ होगा। उसी के बेस पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, A B C, चलिए इसको छोड़िए, यहां पे ध्यान दीजिए, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, गर्ल 1 गर्ल 2। कुछ इस तरीके से मेरे पास 5 स्टूडेंट अवेलेबल है, ठीक है। मेरे पास 5 स्टूडेंट है, वो पांचों स्टूडेंट को मान लीजिए मेरे को कोई ट्रेनिंग का पर्पस रखा या कुछ भी रखा, है ना। तो कोई एक्टिविटी रखा, तो ऐसा है कि सारे बच्चों को एक एक करके जाके वो ट्रेनिंग लेना है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देंगे, अगर यहां पे मेरे को टोटल पॉसिबिलिटी निकालना रहे, टोटल पॉसिबिलिटी, तो मेरे पास क्या अरेंजमेंट करने का तरीका रहेगा, 1 2 3 4 5, है ना। पहले कंडीशन नहीं पढ़ेंगे, कंडीशन बाद में, पहले टोटल पॉसिबिलिटी पढ़ने का। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5p5, दैट इज n हमारा कितना हो जाएगा 120। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या आ जाता है, तो दूसरा कंडीशन ये आ जा रहा है कि भाई लड़कियों ने जिद पकड़ लिया कि हम तो एक साथ ही जाएंगे, एक साथ मतलब जीवन जाएंगी तो उसके बाद मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी, ठीक है। या तो सिटिंग अरेंजमेंट में समझ लेना आप लोग, ठीक है, कि मेरे को सीट अरेंज करना था, ठीक है। तो B1 B2 B3 G1 G2 था, तो ये मेरा टोटल पॉसिबिलिटीज हो गए। अब कंडीशन क्या रख दिया इन्होंने कि जहां G1 बैठेगी उसके साथ में ही G2 बैठेगी, या तो जहां G2 बैठेगी वहीं पे G1 बैठेंगे। तो कंडीशन क्या बन गया मेरा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3, और किसी एक को अरेंज कर दो तो उसके बाजू में G2 तो आके बैठ ही जाएंगे, है ना। तो ये दोनों में से किसी एक ही को अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 4p4 इंटू 2p2, ये हमारा बन जाएगा m, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन करना रहेगा। बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15 की तरफ। ओके सो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 15 जब देखोगे तो यहां पे आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडे इन अ लीप ईयर। मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि लीप ईयर में हमारे पास टोटल 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने दिन होते हैं 365 डेज, बराबर है। यहां पे भले 365 हो या 366 डेज हो, लेकिन 52 वीक्स होना कंपलसरी है ना। 52 हफ्ता होगा ही होगा पूरे साल में, ठीक है। उसके बाद अगर लीप ईयर है तो 2 दिन बच जाता है, और अगर नॉन लीप ईयर है तो 1 दिन बचेगा। जैसे देखिए 52 हफ्ता मतलब 52 इंटू 7, 52 इंटू 7 कितने दिन हो जाएंगे सर 364 डेज। लॉजिक समझ में आ रहा है। 52 इंटू 7 कितने डेज 364 डेज, मतलब 364 डेज में हमारे 52 वीक क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये जो लड़ाई चल रहा है ना 52 के लिए नहीं, किसके लिए लड़ाई है 53rd थर्सडे के लिए लड़ाई है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई अगर तुम लीप ईयर में पूछ रहे हो कि 53 थर्सडे आने के कितने चांस हैं, तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि लीप ईयर में कितने दिन हो गए सर 366 डेज, है ना। जिसमें से 364 डेज के अंदर 52 थर्सडे आ चुके हैं,
52 थर्सडे आ चुके हैं, ये तो एकदम क्लियर वाली बात है। बच गए कितने दिन? ये 2 दिन, बस लड़ाई यहीं का है। समझ में आ रहा है बात? क्या करना है, पहले टोटल डेज लिखना है। टोटल डेज में से जितने नॉर्मल 52 वीक्स खत्म हो चुके हैं, मतलब 52 थर्सडे तो आ ही चुका है उसमें, है ना, बचा ये 2 दिन, ये 2 दिन में थर्सडे आने के कितने चांसेस हैं वही पूछा जा रहा है। तो मैं अगर देखूं तो टोटल पॉसिबिलिटी ये 2 दिन का क्या क्या बन सकता है, तो अपन दिमाग चलाते हैं, बोलेंगे कि भाई सर संडे मंडे हो सकता है, वो 2 दिन या तो संडे मंडे हो सकता है, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या तो वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर वो दिन थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या तो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या तो सैटरडे संडे हो सकता है। ये 2 दिन बच रहे थे ना। लीप ईयर में 52 थर्सडे 364 डेज में आ चुके। हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडे, 53rd थर्सडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। मैंने बोला कि 366 दिन टोटल था भाई, जिसमें से 52 थर्सडे तो खत्म हो चुका 364 डेज के अंदर। अभी जो 2 दिन बचा है उसके टोटल पॉसिबिलिटीज मेरे पास यही है, या तो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे, मतलब ये सारे टोटल प्रोबेबिलिटीज हैं। तो n इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, n क्या बना हमारा 7। टोटल 7 पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास होने के वो 2 दिन में, है ना। लेकिन मुझे बोला था कि थर्सडे का प्रोबेबिलिटी बताओ, थर्सडे होने का 1 2, कितने दिन है 2, है ना, 2 पॉसिबिलिटी है। लिखूंगा P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N इज इक्वल टू 2/7। मार्क कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। फिर एक नॉन लीप ईयर का भी समझाता हूं आपको। ओके, सो थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करते हैं। देखिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के साथ ही नहीं लेके चल रहा हूं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट भी है उसको भी लेके चल रहा हूं। बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडे इन अ नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में 53 थर्सडे आने के कितने चांस है। मैं बोलूंगा 365 डेज टोटल होते हैं, जिसमें से 364 डेज तो खत्म, मतलब 52 वीक तो खत्म हो चुके हैं ना, है ना। तो 364 डेज अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना दिन बच जाता है, 1 दिन। 52 हफ्ता तो खत्म, मतलब 52 थर्सडे तो आ चुका, वो तो नॉर्मल उसको आना ही है ना। ये पूछा था कि 53 थर्सडे आने के कितने चांस। मैंने बोला कि भाई 1 दिन बचा है, उसमें जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं बता देता हूं आपको। या तो वो संडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, या सैटरडे। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब इतनी पॉसिबिलिटीज मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, n कितना हो गया हमारा 7। तो हमसे जो पॉसिबिलिटी पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n, मुझसे क्या पूछा था 53 थर्सडे होने का ना, मतलब एक एक्स्ट्रा थर्सडे होने का कितना चांस। यही देखो एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो आंसर बनेगा हमारा 1/7। स्क्रीनशॉट ले लो। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।